Hello everybody, welcome to RP classes. To get our regular videos notifications, subscribe to us and press the bell icon please. Alright, और इसके जितने भी वीडियो लेक्चर्स होंगे उनके आपके PDF नोट्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो डू चेक. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. जैसे कि आपको टेलीग्राम चैनल पे मैंने बता दिया था कि एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है वो स्टार्ट होने वाला है. ये एग्रीकल्चर का टॉपिक आपका पंजाब पटवारी PSPCL का अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो तीनों एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियरी होगा. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. आज हम बेसिक्स करेंगे गाइज एग्रीकल्चर का, तो स्टार्ट करते हैं. अब देखें, सबसे पहले एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग करेंगे. एग्रीकल्चर है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर? ये एक साइंस है, एक प्रैक्टिस है किस चीज़ की? फार्मिंग की, जिसमें आपकी कल्टिवेशन ऑफ द सोयल फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स आ जाती है. ठीक है, बेसिकली जब हम किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए एक मिट्टी को कल्टिवेट करने की कोशिश करते हैं और कल्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, उसी चीज़ को हम एग्रीकल्चर कहेंगे. बेसिकली एक प्रोसीजर जिसके थ्रू हम जो भी हमारी फसलें हैं उसे उगा रहे हैं, उसे हम कहेंगे एग्रीकल्चर. ऑलराइट, ओके. अब एग्रीकल्चर जो है वो शुरू कहाँ से हुआ? ये हमारे हंटर गैदर्स जो हमारे एंसेस्टर्स में हंटर गैदर्स थे, उन्होंने ये एग्रीकल्चर को शुरू किया 12,000 साल पहले. ठीक है, आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी होगी. हमने एंशियंट हिस्ट्री के लेक्चर्स जो है वो शुरू किए हुए हैं. अभी तक आई थिंक मीजोलिथिक एज तक हम वहाँ पे पहुँचे हैं. अगर आप उसको रेगुलरली रीड आउट कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि अभी तक उसमें जो एग्रीकल्चर है वो फुल्ली जो है वो स्टार्ट हुआ नहीं है. वो स्टार्ट कहाँ होगा? न्यूलिथिक एज में जाकर. ठीक है, तो नियोलिथिक एज में जाकर आपका जो है वो पूरा जो एग्रीकल्चर है वो स्टार्ट होगा और बहुत ज़्यादा स्तर पर जो है वो डेवलप हो जाएगा. ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि इन द पीरियड ऑफ न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, जिसका टाइम पीरियड जो है वो अप्रॉक्स 8,000 to 4,000 BCE. BCE का मतलब क्या है? बिफोर कॉमन एरा. मतलब जब एक आम इंसान यानी कि हम जैसा इंसान जो है वो पैदा हुआ, उसके कुछ साल पहले, कितने साल पहले? 8,000 साल पहले से लेकर 4,000 साल पहले के बीच में कौन सा टाइम पीरियड आया? न्यूलिथिक रेवोल्यूशन हुआ था, जिस टाइम पे एग्रीकल्चर जो है वो स्टार्ट हुई थी. ठीक है, इस टाइम पे एग्रो पेस्टोरलिज्म इन इंडिया इंक्लूडेड थ्रेशिंग. एग्रो पेस्टोरलिज्म का क्या मतलब है? चारागाह बनाना. ठीक है, जो हमारे जानवर हैं उनके लिए चारा वगैरह जो है वो मतलब उनके खाने की ऐसे प्रबंधन थे कि वो एक जगह को इकट्ठा कर दिया जाता था, एक जगह को मैनेज कर दिया जाता था जहाँ पे जानवर रख देते थे और उनके खाने पीने का सब तरह के जो फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए वहीं पे हो जाती थी. ठीक है, तो यही वाली इसके आसपास जितनी भी जगह होती थी वो क्रॉप्स को जलाने के लिए, जो क्रॉप्स को चलाने के लिए, क्रॉप्स को की प्लांटेशन करने के लिए जो है वो यूज़ की जाती थी. ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर के बीच में आती है. तो ये न्यूलिथिक टाइम पीरियड की थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन थी. इस चीज़ को जो है वो हम पूरी की तरह से अच्छे तरीके से करेंगे. आपकी एंशियंट हिस्ट्री में ऑलरेडी कॉन्टिन्यूटी में है, तो आप उस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा. ठीक है, इसके अलावा जो हमारी ये जो न्यूलिथिक टाइम पीरियड है, बार्ले और वीट की कल्टीवेशन जो है वो हमारे इस पूरे अखंड भारत की अगर हम बात करें, उस टाइम हमारा अखंड भारत था. राइट, तो वहाँ की एक जगह थी मेहरगढ़, जो इस वक्त पाकिस्तान में लाई करती है. ठीक है, तो इस यहाँ पे ये बार्ले और वीट की जो कल्टीवेशन है उसके कुछ रिमेन्स जो हैं वो हमें देखने को मिले हैं. उसके साथ साथ कैटल, शीप और गोट, इनके जो रिमेन्स हैं वो भी हमें मिले हैं. तो इससे पता चलता है कि मेहरगढ़ में भी, जो इस वक्त पाकिस्तान में है, वहाँ पे राइस या वीट या इस तरह के कुछ चीज़ों की क्या होती थी, कल्टीवेशन ज़्यादा होती थी. इस वजह से जो है ये वाली जगह भी आपके क्वेश्चंस में बेसिकली आ सकती है. ठीक है, प्लस ये भी चीज़ याद रखिएगा, मेहरगढ़ जो है यहाँ पे हमें सिर्फ रिमेन्स मिले हैं, लेकिन हमारी जो एग्रीकल्चर है वो बहुत पहले, बहुत कुछ काफ़ी हज़ार साल पहले जो है वो स्टार्ट हो चुकी है. दैट इज़ न्यूलिथिक रेवोल्यूशन. ठीक है, इस न्यूलिथिक रेवोल्यूशन में हमारा एग्रीकल्चर शुरू हो चुका है. ऑलराइट, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं. अब आती है हमारी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर. ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में सबसे पहली एग्रीकल्चर की टाइप आ जाती है शिफ्टिंग कल्टिवेशन. व्हाट डू यू मीन बाय शिफ्टिंग कल्टिवेशन? शिफ्टिंग कल्टिवेशन होती है जैसे कि आप एक जगह पर, एक पैच ऑफ लैंड पर
काफ़ी 4-5 साल तक क्या कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, और उसके बाद उस जगह से उठकर किसी और जगह पे जाकर खेती करने लग जाए, ताकि वो जो आपकी पुरानी जगह है उसकी उपजाऊ शक्ति को फिर से जो है वो संक्रमण मिल सके। ठीक है, मतलब जितनी भी आपकी जो उपजाऊ उस चीज़ की, उस जगह की फर्टिलिटी है, वो फिर से जो है वो रीयूनाइट हो सके। ठीक है, तो इस बेसिकली ये जो कल्टीवेशन है ये ज़्यादातर हमारे पंजाब में नहीं होती है। ठीक है, कहाँ पे की जाती है, ईस्टर्न इंडिया में। ठीक है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा में की जाती है। ठीक है, ये जो कल्टीवेशन का करने का क्या महत्व रहता है, ताकि एक जगह जो है जो जहाँ पे 4-5 साल से खेतीबाड़ी हो रही है, वहाँ की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम होती जाती है जब हम बार बार खेती करते हैं उस जगह के ऊपर। तो इस तरह की खेती को करने वालों का मानना ये रहता है कि जो उपजाऊ शक्ति है उस जगह की वो फिर से बन जाए, तब तक हम कहीं और जाके खेती कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी आ जाती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। एक और चीज़, हम लोग जो हैं वो बेसिकली हमारे पंजाब में तो ये होता नहीं है, लेकिन ईस्टर्न इंडिया में ये चीज़ होती है, और ईस्टर्न इंडिया में इसे झूम कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है। बस्तर रीजन है मध्य प्रदेश का, उसे यहाँ पर दीपा नाम से जाना जाता है। ठीक है, सॉरी, मध्य प्रदेश में बस्तर रीजन में दीपा नाम से इस कल्टीवेशन का नाम डाला हुआ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये कल्टीवेशन पोडू नाम से जानी जाती है, और कमन या फिर धावी नाम से उड़ीसा में जानी जाती है। ओके, तो ये नेम्स जो हैं ये आपने याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ अलग अलग कंट्रीज़ में भी इनके नाम जो हैं वो प्रचलित हैं, जैसे कि इंडोनेशिया में अगर हम देखें तो इंडोनेशिया में जो आपकी कल्टीवेशन है वो किस नाम से जानी जाती है, लोदांग। ठीक है, लोदांग इन इंडोनेशिया। दूसरी चीज़, जो आपका ब्राज़ील देश है वहाँ पे जाएगी रोका। ठीक है, रोका नाम से जानी जाती है ब्राज़ील में। इसके अलावा एक देश है वेस्ट अफ्रीका। ठीक है, तो वेस्ट अफ्रीका में ये जो आपकी कल्टीवेशन है ये जानी जाती है लोगान नाम से। ऑलराइट, तो लोगान नाम से ये जो कल्टीवेशन है वो जानी जाएगी आपकी। तो इसके स्पेलिंग्स ये रहेंगे आपके। इसके अलावा मदगास्कर एक नाम कंट्री है, वहाँ पे इस कल्टीवेशन का नाम है तवी। ठीक है, उसके बाद एक देश है श्रीलंका। राइट, श्रीलंका में इस कल्टीवेशन का नाम रखा गया है चैना। चाइना नहीं गाइस, चैना। ऑलराइट, तो ये कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इनका अलग, इस तरह की कल्टीवेशन का अलग अलग जो है वो नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये थी आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सबसिस्टेंस कल्टीवेशन। सबसिस्टेंस कल्टीवेशन क्या होती है, जैसे कोई छोटा या फिर मार्जिनल फार्मर रहता है ना, जिनको बेसिकली सिर्फ अपनी जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए जो है वो कल्टीवेशन करनी पड़ती है, यानी कि एग्रीकल्चर करना होता है। तो सिर्फ इस तरह की कल्टीवेशन को हम कहेंगे सबसिस्टेंस कल्टीवेशन, ताकि उनकी फैमिली की जो नीड्स हैं वो कंप्लीट हो सके। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सर्वाइवल के लिए फार्म कर रहे हैं। ठीक है, और अपनी इनके थ्रू जो है वो लोकल रिक्वायरमेंट्स ही पूरी हो सकती है, क्योंकि बहुत मिनिमम जो है ये खेती बाड़ी करते हैं। इस तरीके की खेती बाड़ी है कि जितना इनकी जितनी भी फसल है वो टाइम टाइम पे जो है वो बिकती रहती है, और इसमें कोई ज़्यादा सरप्लस जो है वो देखने को नहीं मिलता, कोई ज़्यादा प्रॉफिट्स जो हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या है, अब ये एक इस तरीके का एग्रीकल्चर है जहाँ पे आपकी जो जगह है वो कितनी है वो मायने नहीं रखती। ठीक है, ये बस इतना मायने रखता है कि आप एफर्ट्स कितने लगा रहे हैं। ओके, तो एफर्ट्स जितने भी लग रहे होंगे वो ही आपका डिपेंड करेगा। बेसिकली एफर्ट्स में क्या होगा, टॉप क्लास के एफर्ट्स लगे होंगे। ठीक है, चाहे जगह कम हो चाहे ज़्यादा हो, इस तरह की फार्मिंग में बहुत सारे पैसे और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो चाहिए होते हैं, ताकि जो एक प्लेस है, एक जो खेत है, उसकी यील्डिंग ज़्यादा हो सके। यील्डिंग
जो है वो ज़्यादा हो सके। यील्डिंग क्या होती है, जो उसकी खेती बाड़ी से जो उपजाऊ है, जो हमारी फसल है वो ज़्यादा निकल के आ सके। ठीक है, तो ये इसमें बेसिकली आपका क्या होता है, मोर एफर्ट्स फॉर मोर मनी या मोर प्रॉफिट्स, आप इस चीज़ को ले सकते हो। इस चीज़ को समझने के लिए एक लाइन याद रख सकते हैं, दैट मोर एफर्ट्स फॉर मोर प्रॉफिट्स। ऑलराइट, तो ये होती है आपकी इंटेंसिव एग्रीकल्चर। यहाँ पे जगह कम है या जगह ज़्यादा है, इसका जो है वो फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट आ जाती है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर क्या है गाइस, ये एक तरह का ये इंटेंसिव से जो है वो थोड़ा सा ऑपोजिट आ जाता है। इसमें आपकी जगह जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, एरिया आपके पास बहुत ज़्यादा है, एक फार्मर के पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसने कुछ हिस्सा ही जो है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रखा है, और दूसरा वाला जो है वो उसका ऐसे ही पड़ा है, जहाँ पे फॉरेस्ट फार्मिंग जो है वो हो रही है, बहुत ज़्यादा जंगल झाड़ बन चुका है, लेकिन वो उसको यूज़ नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज समथिंग। ठीक है, उसके पास सोर्सेज की कमी हो सकती है या उसकी खुद की कमी भी हो सकती है। तो बेसिकली आप इसमें ये बोल सकते हैं कि ये जो है ज़्यादातर जो है वो शीप एंड कैटल फार्मिंग के लिए यूज़ होता है। इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की जो है वो बहुत लो होती है। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो होती है। ऑलराइट, ये थी आपकी एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है, अब आता है आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है ये पूरे तरीके से कमर्शियल फार्मिंग होती है। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग जो है, एक हमने पीछे करी है इंटेंसिव एग्रीकल्चर, राइट। इंटेंसिव एग्रीकल्चर भी आपकी एक तरीके से क्या हो सकती है, कमर्शियल फार्मिंग जो है वो कहला सकती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कई बार काफ़ी लोग जो हैं वो कमर्शियल वे से इस तरह के फार्मर्स को जो है वो ऑप्ट करते हैं, और इनका जो प्रोडक्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में इनके पास पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत होती है इनको। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत होती है ताकि ज़्यादा अमाउंट में क्रॉप्स जो हैं वो उगा सकें, और एनिमल स्टॉक्स वगैरह भी जो हैं वो इनके ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये भी आपकी एक तरीके की क्या होती है, कमर्शियल फार्मिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर आपकी क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा लेबर की वजह से बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन जो है वो होती है, और बहुत ज़्यादा क्रॉप्स की जो फसल है वो की जाती है। ठीक है, इस तरह की एग्रीकल्चर जो है वो ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ में देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब अभी हम कर रहे थे प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये आपकी क्या है, मेनली कमर्शियल फार्मिंग है। ये इसमें बेसिकली एक टाइम पे एक ही क्रॉप हम जो है वो पूरे साल उगाते रहते हैं। एक एक ही जगह में हम पूरे साल एक तरह की ही क्रॉप जो है वो उगाते रहते हैं। तो इस तरह की फार्मिंग हमारी कमर्शियल फार्मिंग होती है। ठीक है, ये इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम चाय की फार्मिंग होती है ना असम साइड, या फिर और भी बहुत सारे स्टेट्स में होती है। तो इस तरह में आप क्या ले सकते हैं, इस तरह की एग्रीकल्चर को हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, अब शुगर केन जैसे हमारे पंजाब में उगाया जाता है, तो वो शुगर फैक्ट्री के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इस तरह के जो एग्रीकल्चर है ये ज़्यादातर जो है इनके आसपास ही फैक्ट्रीज जो हैं वो लगी होती हैं, ताकि जो आपका प्रोडक्ट है, जो भी उगा है रॉ मटेरियल आपका फसल के थ्रू, उस चीज़ को आप वहीं से छांट के और फैक्ट्री में डाल दीजिए, ताकि उसको प्रोसेस कर सके और एक फिनिश्ड गुड जो है वो प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो इस ये वाली जो प्रोडक्शन है ज़्यादातर आपकी फार्म जो है वो खुद से करते हैं और फैक्ट्रीज के आसपास उगाते हैं, ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो ग्रो कर सकें। ठीक है, तो ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर को आप इस वजह से कमर्शियल फार्मिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है आपकी मिक्स्ड फार्मिंग। अब मिक्स्ड फार्मिंग किस तरह की होगी, ये एक तरह की फार्मिंग है जहाँ पे आप बहुत सारी क्रॉप्स जो हैं वो एक ही टाइम पर एक ही ज़मीन पर उगा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप दोआबा रीजन में जाएं, ठीक है, दोआबा रीजन में क्या होता है कि जैसे वीट एंड राइस वगैरह अगर उगा रहे हैं तो सीरियल फार्मिंग के साथ ज़्यादातर जो टर्मरिक है, यानी कि हल्दी है, उसे भी उगाया जाता है। ठीक है, तो हल्दी जब तो बेसिकली हल्दी भी उगाई जाती है, प्लस साथ में और भी बहुत सारी जो सीरियल्स वगैरह हैं वो उगाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की फार्मिंग जहाँ पे एक से ज़्यादा या फिर दो तीन जो आपकी फसलें हैं वो एक साथ उगाई जाती हैं एक ही ज़मीन पर एक ही टाइम पर, उसे हम कहेंगे मिक्स फार्मिंग। ऑलराइट, इस तरह का एग्रीकल्चर जो है एक तो हमारे एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज में पाया जाता है, सच एज इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपकी कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे आपका जो मिक्स्ड फार्मिंग है वो आपको देखने को मिलती है। ऑलराइट, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कमर्शियल एग्रीकल्चर।
ठीक है। अब ये भी आपका किसके जैसा ही होगा, प्लांटेशन, इसके अलावा इंटेंसिव के जैसा, बस इसका जो फीचर्स हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं कि ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स पे विश्वास रखते हैं। ठीक है, ये बेसिकली उगाया क्यों जाता है, ताकि बेचा जा सके। इसका जो मेन फोकस है वो क्या होता है, बेचना। ठीक है, और ये ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि ये फार्मिंग हमने करनी ही इसलिए ताकि डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, किस में, होल सेलर्स में या फिर रिटेल आउटलेट्स पे बेचा जा सके। ऑलराइट, इनमें आपके कुछ इस तरीके के जो क्रॉप्स हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे वीट, मेज, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, रबर, बनाना, कॉटन एक्सेट्रा। ठीक है, ये इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो वर्ल्ड मार्केट्स तक जो है वो बेचने को जाते हैं। तो ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी कमर्शियल एग्रीकल्चर जो है वो मेनली की जाती है हमारे देश में या फिर किसी भी देश में। ऑलराइट, तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, इसकी जो PDF है ये तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी, प्लस इसके जो MCQs हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, एंड ये लेक्चर की प्रैक्टिस जो है वो आप अपने साथ साथ रखिएगा। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, जो आपको PDF मिलेगी उसमें कुछ MCQs ज़रूर होंगे, तो उन MCQs को भी जो है वो डिस्कस देखते रहिएगा, प्लस उसके आंसर्स जो है वो भी मैं आपको कुछ टाइम में भेज दूँगी। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ लग रही है गाइस, प्लीज़ बताएं, आई विल इम्प्रूव इट। ओके, तो अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, कहीं पे बीच में रुकिएगा मत। ऑलराइट, सो गुड लक एंड थैंक यू।